everyone, welcome you all to this YouTube channel. This is Megha, your educator on YouTube, and today we are going to start a new chapter that is structural organization in animals. ठीक है, तो पहले हम जो आज बात करेंगे वो है एपिथेलियल टिश्यूज की. ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं जरा चार्जिंग पे लगा दूं. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एपिथेलियल tissues. So first of all, we will see the origin of all the tissues. So in our body there are 4 different types of tissues. तो हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो 4 different tissues से बनी हुई है, and they are the epidermal tissues. Then second one is your connective tissue, जो आपको different organs और tissues से जोड़ रहे हैं. Third is your muscular tissue, which help in movement, and fourth one is your nervous tissue, which help in sending the messages. ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज तो कवरिंग का काम करते हैं, कवर करते हैं आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, आपकी स्किन, ये सब जो है एपिडर्मल टिश्यूज से बनी हुई है. तो एपिडर्मल टिश्यूज एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, या तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है जैसे हमारी स्किन, अगर ये अंदर प्रेजेंट है जैसे हमारी स्टमक के अंदर, तो यहाँ पे जो है एपिडर्मल टिश्यूज वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में है. ओके, हार्ट का जो अंदर वाली लेयर है एंडोडर्मल है ना, वो भी एपिडर्मल टिश्यूज ही है, राइट. एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, जो अंदर वाली एंडोकार्डियम है वो एक्चुअली एपिडर्मल टिश्यूज ही है. तो आप देख सकते हो कि ये जो टिश्यूज है या तो बाहर प्रेजेंट है या अंदर जो आपके हॉलो ऑर्गन्स है उसमें कवरिंग या लाइनिंग बना रही है ना. ये लाइनिंग बन रही है ना, ये सारे एपिडर्मल टिश्यूज से बन रही है. इज इट क्लियर? तो ये एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं. अब इनका जो ओरिजिन है दैट वी विल सी कि जब हम एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियो में जब हमारी 3 लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीनों लेयर जो बन जाती हैं, तो वो कौन कौन सी लेयर कहाँ कहाँ कौन सा टिश्यूज बना रही है. तो एपिडर्मल टिश्यूज जो होते हैं वो तीनों लेयर से बनते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, और नर्वस टिश्यू आपकी एंडोडर्म लेयर से बनते हैं, एंड कनेक्टिव एंड मस्कुलर आपकी मेसोडर्म लेयर से बनते हैं. ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीनों लेयर आपकी एपिडर्मल टिश्यूज बनाती हैं. मेसोडर्म लेयर से आपके कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यूज बन जाते हैं, और नर्वस टिश्यूज बनते हैं आपकी एंडोडर्म लेयर से. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एपिडर्मल टिश्यूज. तो एपिडर्मल टिश्यूज को हम जब भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो जो टिश्यूज है वो एक मेम्ब्रेन होती है नीचे, जिसको बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये टिश्यूज इस मेम्ब्रेन के ऊपर है, ऊपर रेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके ऊपर आपको कौन मिलेंगे? एपिडर्मल टिश्यूज मिलेंगे. अभी हम इनकी शेप्स बाद में अभी डिस्कस करेंगे. अभी जो मैं शेप बना रही हूँ लंबे लंबे बना रही हूँ. ठीक है, ये कॉलमनर सेल्स होते हैं, ये इनका न्यूक्लियस बना दिया मैंने. ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हुई, और इसके नीचे आपको क्या मिलेंगे? कनेक्टिव टिश्यूज. यहाँ पे आपके कनेक्टिव टिश्यूज होंगे. ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, ब्लड वेसल्स वगैरह है यहाँ पे. तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज है. भाई कनेक्टिव टिश्यूज का काम ही होता है टिश्यूज से कनेक्शन करना, अदर टिश्यूज से कनेक्शन करना, अदर ऑर्गन से कनेक्शन करना. तो भाई ये जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं ये एवेस्कुलर होते हैं. एवेस्कुलर, भाई ब्लड की सप्लाई यहाँ नहीं होती, ये सब यहाँ ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होती है. इज इट क्लियर? तो ये एवेस्कुलर होते हैं. तो ये एवेस्कुलर होते हैं तो फिर भाई ये खराब हो जाए, इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये डैमेज हो जाए तो सही कैसे होंगे? ये सारा न्यूट्रिएंट किससे ले रहे हैं? यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें जो ब्लड वेसल्स हैं वहां से. ठीक है, तो भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एक्चुअली ये ए सेलुलर होती है. ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने बनाई है ये ए सेलुलर है, सेल की नहीं बनी होती है. इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. ओके, और वी कैन से इट इज आल्सो मेड अप ऑफ कोलेजन.
सो एक्चुअली इट इज ए सेलुलर, कोई सेल नहीं, यहाँ पे आपको सेल नहीं मिलेंगे, इट इज जस्ट ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स, ये सब चीजें मिलके बनाती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। और नेक्स्ट चीज इज दिस कि यहाँ पे कि जो सेल्स होते हैं, दिस सेल्स आर बेथिंग, वो नहा रहे हैं एक्चुअली दे आर बेथिंग इन व्हाट, दे आर बेथिंग इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर सब्सटेंस या इंटरसेलुलर फ्लूइड, कुछ भी कह सकते हैं हम। यहाँ पे आसपास ये तैर रहे हैं एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे भाई सब सेल के आसपास इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है। व्हाट इज दिस? तो ये वी कैन से इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ओके। यहाँ पे इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है सेल्स के आसपास। लेकिन अगर हम एपिडर्मल सेल्स की बात, एपिडर्मल टिश्यूज की बात करें, तो यहाँ पे जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है दैट इज वेरी वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। समझ में आई बात? बहुत ही कम होता है, ये इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास चिपके हुए होते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आई इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स की कहानी? चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट अस रीड व्हाट इज मेंशन इन द एनसीईआरटी। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि एनिमल, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव कम अक्रॉस द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ एनिमल किंगडम। तो भाई एनिमल किंगडम में हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आ रहे हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आ रहे हैं, है ना। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अब अलग, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, ओके, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किस में रख दिया गया है? प्रोटिस्टा में। किंग विटेकर का जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना, प्लांटे, एनिमलिया, ये किंगडम पढ़े थे, 5 किंगडम। तो भाई यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, तो उसको तो हम प्रोटिस्टा में डालेंगे ना। तो अमीबा इसीलिए इसमें रखा गया था, है ना। फिर कुछ एल्गी जो थी, जैसे क्लोरेला हुई, क्लाइमिडोमोनास हुई, इनको भी इसमें रख दिया गया। पहले वो अलग सेपरेट थी, वो प्लांट में रखी गई थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग रखा गया है और यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक बोथ, ओके, तो भाई वो फिर बाद में कहाँ में रख दी गई? प्रोटिस्टा में। लेकिन अगर हम और लोगों की बात करें, कुछ साइंटिस्ट अभी भी अमीबा को क्या समझ रहे हैं कि एनिमल है वो, इट इज नॉट द प्रोटिस्टा, ओके। कोलेरा को एल्गी समझते हैं अभी भी, है ना, पर उसको विटेकर के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफाई किया जाए तो प्रोटिस्टा में आते हैं। तो एक यूनिसेलुलर जो सेल होती है, जब अमीबा या पैरामीशियम है ना, इनमें क्या हो रहा है कि सारे फंक्शन एक ही सेल कर रहा है, चाहे खाना को डाइजेस्ट करना हो, चाहे रेस्पिरेशन करना हो, चाहे रिप्रोडक्शन करना हो, एक सेल से 2 सेल बनाने हो, तो सब कुछ एक ही सेल करता है, ओके। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर these animals, the same basic functions are carried out by different group of cells in a well organized manner. अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यही काम, कौन से काम? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स कर रहे हैं। और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स दे आर मेकिंग व्हाट? दे आर मेकिंग टिश्यूज। इज दैट क्लियर? तो ये सब और कुछ डिटेल में नहीं जाना, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टिश्यू है क्या, व्हाट इज टिश्यू। पहली बात तो टिश्यू की जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, और हिस्टो हम यूज करते हैं टिश्यूज के लिए, तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। इज इट क्लियर? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अब जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा है ना, इसमें आपके स्पंजेस आते हैं, ठीक है। अब भाई स्पंजेस में आप देखेंगे कि इनकी पूरी बॉडी पे सेल ही सेल है तो ये मल्टी सेलुलर क्यों है ना भाई, बहुत सारे सेल हैं इनकी बॉडी पे, बट ये सेल्स टिश्यूज नहीं बना रहे हैं। तो दिस ऑर्गेनिज्म इज हैविंग व्हाट? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इनका सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। इसके आगे जो हाइड्रा होता है उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ओके। हाइड्रा किस में आता है आपका? सीलेंट्रेटा में, है ना। पोरीफेरा के बाद कौन आते हैं? सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट। इसके बाद आता है आपका टीनोफोरा, टीनोफोर,
फिर आपके आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर आपके आते हैं एस्केल्मिन्थीज। तो आप देख सकते हैं पॉलीफेरा में आपको सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, टीनोफोरा में और सॉरी नॉट टीनोफोरा, इन प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्केल्मिन्थीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यू कैन सी हाउ इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, है ना। पहले सेल आए होंगे, इन सेल ने मिलके कुछ अलग अलग काम करने शुरू किए होंगे, तो वो डिफ्रेंशिएटेड हो गए, ये सेल अलग काम कर रहे हैं और ये सेल कुछ अलग काम कर रहे हैं, है ना। इन्होंने टिश्यूज बना लिए, ये अलग टिश्यू हो गया, ये अलग टिश्यू हो गया। ओके, फिर इनसे क्या बने, ऑर्गन्स बने, है, लाइक योर स्टमक, योर हार्ट, ये सब ऑर्गन बने। ऑर्गन मिल मिल के क्या बनाया, ऑर्गन ने मिल मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाया, है। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें आपका क्या क्या आता है, माउथ से शुरू होता है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, ये सब आ गए ना। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम्स बने। इज इट क्लियर। तो हम बात कर रहे थे मल्टीसेलुलर एनिमल्स की, ये एक्चुअली टिश्यू की डेफिनेशन है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, है ना, सेल्स आर सिमिलर along with intercellular substance, this is very important, है ना। सेल्स के साथ साथ उनका इंटरसेल्युलर सब्सटेंस भी होना चाहिए। यहाँ पे हो गया इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। अब इन सेल्स का होना चाहिए कॉमन ओरिजिन, जो मैंने भी बात करी थी, जैसे मस्कुलर टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मेसोडर्म से, तो कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। एंड दे आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब जैसे मस्कुलर टिश्यूज हैं, वो आपका मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, है ना, उनका स्पेसिफिक फंक्शन है, राइट। कनेक्टिव टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन है, दे आर कनेक्टिंग योर ऑल द बॉडी ऑर्गन्स एंड ऑल द बॉडी टिश्यूज। इज इट क्लियर। सो व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू है क्या, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल का एक ग्रुप है, along with their intercellular substance, उस ग्रुप के संग intercellular substance भी आ रहा है, and these cells have the common origin and they perform specific function and such an organization is called tissue। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। I hope this is clear to you, this definition। Now let's move further। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है कि आपके कैसे सेल से फिर आपके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से आपके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। तो यहाँ पे काम डिवाइड हो गया है कि आपको कवरिंग करनी है, लाइनिंग करनी है तो एपिडर्मल टिश्यू होंगे, कनेक्शन करना है तो कनेक्टिव टिश्यू होंगे, चलने फिरने में हेल्प करेंगे आपके मस्कुलर टिश्यू और मैसेज भेजने में आपके मदद करेंगे न्यूरल टिश्यू। तो यहाँ पे हो गया काम डिवाइड, सबका काम डिवाइडेड है। इज इट क्लियर। आगे बढ़े। ये सब मैंने आपको बता दिया, 4 टाइप के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज की। सो एज आई सेड, these epithelial tissues are in contact with the free surface, है ना। जैसे हमारी स्किन है, ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो किसके कांटेक्ट में है, आउटसाइड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। ओके, तो इन टिश्यूज के पास एक फ्री सरफेस होता है जो या तो फेस करेगा बॉडी फ्लूइड को या वो फेस करेगा एनवायरनमेंट को। ठीक है, अगर आप स्टमक के टिश्यूज देखोगे वो बॉडी के फ्लूइड को फेस कर रहे हैं, है ना। तो ये या तो एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं या वो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहे हैं। एंड दिस प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी की लाइनिंग बना रहे हैं, है ना। ये पूरी लाइनिंग है, बॉडी की लाइनिंग हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हॉलो ऑर्गन्स, उनकी जो लाइनिंग है वो भी कौन बना रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यूज बना रहे हैं। इनमें बहुत ही कम इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है, ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज की। सो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स, simple epithelial tissue and compound epithelial tissue। ठीक है,
सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सिंगल लेयर मिलेगी सेल्स की, सिंगल लेयर। यहाँ पे कई सारी लेयर मिलेगी, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स है। तो दोनों ही एपिडर्मल टिश्यू, सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है वहां पे एक ही लेयर मिलेगी, ठीक है। एंड देन दे आर फर्दर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड दे आर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, columnar, ठीक है। So further, according to their shape, these simple tissues are divided into squamous, cuboidal, and columnar. Compound tissue are divided into stratified. Stratified means होता है layers, ठीक है। तो ये लेयर्स में मिलेंगे आपको। अभी हमें इतना डिटेल में कंपाउंड टिश्यू नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में। स्ट्रेटिफाइड भी आपके स्क्वैमस होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, ये भी ऐसे होते हैं। लेकिन हमें केवल स्ट्रेटिफाइड याद रखना है कि कई सारी लेयर में प्रेजेंट है तो वो स्ट्रेटिफाइड हो गया, ठीक है। और एक और है ट्रांजिशनल। दिस इज ऑल्सो नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, जरूरी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं then it is very good, otherwise no need. ट्रांजिशनल जो है कंपाउंड एपिथेलियम ही है। यहाँ पे जो आपका जो यूरिथ्रा है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर है, जो यूरिन स्टोर करता है, तो यहाँ पे जो आपके सेल्स हैं, ठीक है, ये जो आपके सेल्स हैं ये क्या है, एपिथेलियल सेल्स है ना। हॉलो ऑर्गन्स की कवरिंग है भाई, एपिथेलियल सेल्स ही होंगे वहां पे। लेकिन यहाँ पे कई सारी लेयर है, मल्टी लेयर है, तो ये कंपाउंड टाइप का हो गया, है ना। अब ये जो ट्रांजिशन को अलग से क्यों डाला गया है, इसलिए क्योंकि ये जो सेल्स है एक्चुअली इनकी शेप होती है क्यूबॉइडल टाइप की, लेकिन जब यहाँ पे यूरिन स्टोर होता जाता है तो ये यूरिन स्टोर की वजह से स्ट्रेच होते जाते हैं सेल्स, स्ट्रेच होते जाते हैं। तो स्ट्रेच होने की वजह से ये हो जाते हैं ब्रॉड, लंबे, ऐसे खिंच जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, ठीक है, लंबे हो जाते हैं, जिससे यूरिन ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो सके। तो इस वजह से ये पहले क्यूबॉइडल होते हैं, फिर लंबे खिंचने के बाद ये स्क्वैमस जैसे लगते हैं, ओके। इसीलिए हम बोलते हैं ट्रांजिशनल, मतलब इनकी शेप चेंज हो रही है। इज दैट क्लियर? तो क्यूबॉइडल थे असली में, लेकिन ये स्ट्रेच हो गए तो इनकी शेप चेंज हो गई। इज दैट क्लियर? तो आपको ये यूरिनरी ब्लैडर में मिलेंगे। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनका काम क्या होता है। देखो, काम एपिथेलियल टिश्यूज के पीस से याद रखिए, पीस, मटर, एस लगा दो, बहुत सारे मटर है, पीस, ठीक है। पी से हो गया आपका प्रोटेक्शन, ठीक है, आपको ये प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे, आपके चोट लग जाए या कुछ भी, कोई वायरस एंटर ना कर जाए, पहले मैकेनिकल में, खैर वायरस तो नहीं आएगा, तो मैकेनिकल इंजरी से ही प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। फिर ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, अभी हम ये सब देखेंगे फंक्शन, ठीक है। फिर सिक्रीशन में हेल्प करेंगे, बहुत सारी एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करेंगे ये, ओके, आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे ये। इज इट क्लियर? तो ये इनके मेन फंक्शन होते हैं, ओके। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये जो मेन काम है वो है आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज का, ओके। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन इज द मेन function of the simple epithelial tissue, and this protection is the main function of the compound epithelial tissue. इनका जो मेन काम है प्रोटेक्शन का है, क्योंकि भाई ये बहुत सारी लेयर है, तो भाई प्रोटेक्ट, बचाव करेंगे ना, ये बहुत सारी लेयर है, तभी तो हम किसी चीज से बचा सकते हैं। और एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और डिफ्यूजन वगैरह जो हो रहा है वो एक लेयर से होगा, है ना। अगर एक ही लेयर की सेल की एक ही लेयर है तो भाई यहाँ से मटेरियल यहाँ जा सकता है, यहाँ से मटेरियल यहाँ आ सकता है ना। तो मटेरियल का इधर उधर एक्सचेंज किससे हो सकता है, जब एक ही लेयर की सेल हो, राइट। अब हम यहाँ पे बहुत सारी लेयर बना देंगे तो भाई एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में दिक्कत हो जाएगी, कैसे कोई चीज अंदर आएगी इतनी सारी लेयर ऑफ सेल्स को क्रॉस करके, राइट। समझ में आई? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, राइट। सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम. Simple epithelium is composed of single layer, compound epithelium from single layer of cells and functioning as the lining of body cavities, ducts and tubes. तो भाई सिंगल लेयर है यहाँ पे पहली बात,
तो ये कहाँ कहाँ लाइनिंग कर रही है, बॉडी की कैविटीज, है ना, आपकी बॉडी की जितनी भी कैविटीज हैं। फिर आपकी जो डक्ट्स है, जैसे पेंक्रियाज की ये डक्ट है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर आपके ट्यूब्स हैं, जैसे आपका किडनी है, किडनी से यूरेटर जो आ रही है ट्यूब है ना, इसमें लाइनिंग मिल जाएगी आपको ट्यूब्स वगैरह में। तो यहाँ पे ये सब जो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज मिलेंगे। ठीक है, द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more लेयर ऑफ सेल्स एंड इज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन अवर स्किन। ये हमने बात कर ली कि कंपाउंड एपिथेलियम क्या कर रहा है, बचाव कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे 2 से मल्टी लेयर, वी कैन से 2 or more सेल लेयर मिल रही है, तो मल्टी लेयर हम बोल सकते हैं। फिर आगे हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम को 3 में डिवाइड किया गया है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ये हमने ऑलरेडी लिख दिया, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। अब स्क्वैमस जो शेप के सेल है वो पिचके हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं, है ना। ये जो सेल्स है पिचके हुए होते हैं, इतने पिचके हुए होते हैं कि जहां न्यूक्लियस होता है वहां पे इनकी बल्जिंग सी नजर आती है ना। ये एक सेल हो गया, फिर दूसरा ये सेल हो गया, भाई जहां जहां न्यूक्लियस होगा वहां उठे हुए से नजर आएंगे। इतने पिचके हुए सेल है कि न्यूक्लियस भी इनसे जो है साइज में बड़ा हो लग रहा है ना, इतने दब गए हैं, इतने दब गए, इसीलिए ये डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, डिफ्यूजन में। ओके, अब एक और चीज, ये सेल्स अगर आपकी ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल में अगर आपके एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे अगर ये सेल्स प्रेजेंट हैं, तो अब इनको हम क्या बोलेंगे, इन सेल्स को हम बोलेंगे, है तो ये एपिथेलियल सेल्स ही, एपिथेलियल टिश्यू ही ये पूरा जो बन रहा है, सेल्स में मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, लेकिन ये सेल्स जो है बोलेंगे हम एंडोथीलियम। ओके, एंडोथीलियम, राइट। ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये जो सेल्स आपकी सारी ब्लड वेसल्स में है तो एपिथेलियल टिश्यूज ही, है ना, लेकिन वो क्या बोलते हैं, उनको एंडोथीलियम बोलते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। So let us see the squamous epithelium, then cuboidal epithelium, then आपकी columnar epithelium। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो पहले हमने जो बात करी वो थी स्क्वैमस शेप कैसी थी आपकी, पिचके हुए सेल्स थे, है ना। यहाँ पे जहां जहां आपको न्यूक्लियस है वहां उठे हुए से नजर आएंगे, ये आपके स्क्वैमस शेप के सेल हो गए। लेकिन ये बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये टाइल्स बिछी हुई है। कैसा लगता है, टाइल्स एक के पास एक चिपकी हुई लगी हुई है, इसीलिए इनको पेवमेंट टिश्यू भी बोलते हैं, पेवमेंट। ओके, एपिथेलियल टिश्यूज को पेवमेंट टिश्यूज भी बोलते हैं। स्क्वैमस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर रही हूँ, उनको पेवमेंट टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि वो ऐसे चुपके चुपके लगे होते हैं, राइट। इसके बाद आपका आगे क्यूबॉइडल, ये एक क्यूबॉइडल टिश्यू है, सेल है सॉरी। फिर ये दूसरा आ गया, ओके। इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे न्यूक्लियस है सेंटर में एंड द न्यूक्लियस इज सर्कुलर। यहाँ नीचे होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जरूर बना लेना, ये इनकी खासियत है, इन सब एपिथेलियल टिश्यूज के पास होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हो गए आपके क्यूब जैसे सेल्स, बिल्कुल क्यूब जैसे लगेंगे, आइस क्यूब जानते हो, वैसे ही बिल्कुल क्यूब के शेप के सेल्स हैं। और एक और जो तीसरा टाइप है वो है लंबे लंबे सेल्स, टॉल सेल्स, जिनको हम बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। इनका जो न्यूक्लियस है वो बेस पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्यूबॉइडल, और ये आपके हो गए कॉलमनर, एंड दीज आर योर स्क्वैमस। ठीक है, ये वाली बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम इनके ऊपर, अगर हम सीलिया लगाते हैं, स्क्वैमस के ऊपर सीलिया नहीं होता, क्यूबॉइडल के ऊपर सीलिया हो सकते हैं और आपके कॉलमनर के ऊपर सीलिया हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सीलिया लग गए। अब भाई सीलिया लग गए तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलमनर सीलिएटेड, columnar ciliated epithelium, cuboidal ciliated epithelium. Okay, is that clear? Cuboidal ciliated, columnar ciliated. अगर इन सेल को हम ऐसे करते हैं, ये क्या है, these are the microvilli, these are the microvilli.
ठीक है। अगर इन सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई है, सीलिया लंबे लंबे होते हैं, ये याद रखिएगा, सीलिया लंबे लंबे होते हैं और इनके नीचे बेसल बॉडी होती है, लंबे पतले होते हैं, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोविलाई होती हैं वो ब्रॉड होती हैं और लेंथ में छोटी होती है सीलिया से। इनका जो मेन काम होता है वो एब्जॉर्प्शन का होता है। क्या काम होता है इनका? एब्जॉर्ब करना। तो ये, अब भाई क्यूबॉइडल के ऊपर भी ऐसे ब्रश बॉर्डर बन सकता है, या मीडियम से माइक्रोविलाई बन सकती है, या कॉलमनर सेल जो लंबे लंबे उनके ऊपर भी ब्रश बॉर्डर हो सकता है ना। तो भाई इनको क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर बोल दो एपिथेलियम, और कॉलमनर में लगे हुए हैं तो कॉलमनर ब्रश बॉर्डर, ठीक है। ये मैंने कॉलमनर बना दिए लंबे लंबे और कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये आपको मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, माइक्रोविलाई वाले सेल्स आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे। आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, विलाई होती है ऐसे ऐसे ना। अब ये जो विलाई के यहाँ पे सेल्स लगे होते हैं ना, ये जो सेल्स होते हैं ये कॉलमनर सेल्स होते हैं, और इन सेल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे ही नजर आएंगे, ब्रश बॉर्डर। तो यहाँ पे कोई भी न्यूट्रिएंट आएगा तो इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। इनका काम ही होता है एब्जॉर्प्शन का। सीलिया का काम होता है मूवमेंट का, है ना, चीज को मूव कराना, है ना, आगे पीछे मूव। सीलिया कैन मूव, बट दीज मैक्रोविलाई कैन नॉट मूव, दे ओनली एब्जॉर्ब, है ना। अगर ये सेल एक ऐसी है और इस सेल को हम ऐसे ऐसे कर दें तो भाई इनका देख सकते हो सरफेस एरिया, ये देखो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, है ना। यहाँ पे सरफेस एरिया इतना ही है, इतना ही है केवल, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि हम ज्यादा न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर सकता है अभी। इज इट क्लियर? तो अब हम, ये वाली बात क्लियर हो गई। इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है इन सेल्स में, एंड दे मेक व्हाट, दे मेक ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन जाता है, ग्लैंड्स बन जाते हैं। तो ये जो कॉलमनर सेल्स दिख रहे हैं आपको लंबे लंबे, अभी ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे ग्लैंडुलर, ये बन गए गोबलेट सेल्स। तो ये मॉडिफिकेशन ही हो रही है एपिथेलियल टिश्यूज में ही मॉडिफिकेशन हो रही है। अभी गोबलेट सेल्स बोलेंगे इनको, दे विल सिक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रेट करेंगे। तो ये यहाँ पे आपको स्टमक की लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में सेल्स मिल जाएंगी, जिससे यू नो कि जो स्टमक होती है, स्टमक में क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl आता है। भाई HCl इतना खतरनाक है कि जो लेयर है ये पूरी खराब कर देगा। भाई इससे बचाने के लिए हमारे पास गोबलेट सेल्स है। गोबलेट सेल्स क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस HCl से बचा सकता है ना, इन सेल्स को खराब नहीं होने देगा। तो यहाँ पे ये क्या बन गए, ये ग्लैंड्स बन गए, दे आर मेकिंग ग्लैंड ओवर हियर। ऐसे ही सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में आप क्या देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स। ये गोबलेट सेल तो एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है ये, है ना। फिर थोड़ी दूर बाद फिर एक और आपकी गोबलेट सेल बन गई, यूनिसेलुलर है ये। इज दैट क्लियर? पर यहाँ पे आप देखो गुच्छा है, बहुत सारी सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स हैं। दिस यू विल फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं ये जो ग्लैंड बन रहे हैं, यूनिसेलुलर, और दे कैन बी मल्टी सेलुलर। तो ये सारे आपके जो सेल्स बने हैं, ये जो सेल्स हैं सारे ग्लैंडुलर सेल्स हैं। कई सारे सेल्स हैं तो मल्टी सेलुलर हो गए, राइट। तो अब आपको शायद सब कुछ समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम आते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। सबसे पहले शेप याद कर लीजिए, बिल्कुल पतले पतले सेल्स हैं, पतली चीज से कोई भी चीज इजिली डिफ्यूज हो सकती है, ये याद रखना है। तो भाई ये कहाँ मिलेंगे, आपके ब्लड में, आपकी ब्लड की वेसल्स में, यहाँ पे आपके स्क्वैमस सेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। अब आपकी जो लंग्स हैं, ये देखिए आपके लंग्स बनाते हैं, ये आप देखिए यहाँ से ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होती जा रही हैं, एंड यू कैन सी एट द एंड यू विल फाउंड एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई, यहाँ पे ये सब जो सेल्स हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके स्क्वैमस सेल्स हैं, जिससे एयर का डिफ्यूजन हो सके, है ना, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आयंस का डिफ्यूजन हो सके, राइट। तो जहां भी डिफ्यूजन हो रहा है वहां पे आपको स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा, समझ गए। फिर आते क्यूबॉइडल सेल्स पे। क्यूबॉइडल सेल्स हमने बताया क्यूब जैसी शेप की सेल्स हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है, इनका सर्कुलर न्यूक्लियस है, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है।
ये सब सिंगल लेयर की अभी हम सिंपल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं, है ना। अभी मैंने आपको सिंपल एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम बताया था। सिंपल एपिथेलियम एक सेल की लेयर मिलेगी, ये सब एक सेल की लेयर है, और कंपाउंड में मल्टी लेयर मिलेगी। कंपाउंड अभी आएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेंगे। तो बहुत सारी जो डक्ट्स होती हैं ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं उसमें आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा, या ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जानते हैं आप, नेफ्रॉन इज द यूनिट एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, ये लिम्फोफैन हो गया, ये डीसीटी हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई। ठीक है, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेल्स होंगे, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये स्क्वैमस सेल्स हैं, ओके, पतले पतले सेल्स हैं यहाँ पे, राइट। ये जो पोडोसाइट सेल्स होते हैं ना यहाँ पे, ये भी स्क्वैमस सेल्स होते हैं, थोड़ा मॉडिफाइड हो गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपके सेल्स हैं वो हैं आपके क्यूबॉइडल सेल्स, और क्यूबॉइडल सेल्स कैसे हो गए हैं, ब्रश बॉर्डर। क्यूबॉइडल सेल्स ऐसे हो गए हैं, ब्रश बॉर्डर, ठीक है, जिससे से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। यहाँ से कि बहुत सारा फिल्ट्रेट बनता है। मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है, आप उसको देख सकते हैं कि एक दिन में हम 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट बनाते हैं, पर हमारा 1 से 2 लीटर ही यूरिन निकलता है बॉडी से, है ना। तो बाकी सारा 99% कहाँ चला गया, वो सारा रीएब्जॉर्ब हो गया, कहाँ, ब्लड में चला गया, है ना। भाई यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स भी तो है, ये आपके ब्लड वेसल्स भी तो है इसके आसपास, तो कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वापस से रीएब्जॉर्ब हो गया वो। तो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर का काम ही ये है, एब्जॉर्प्शन करना, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना। सो हियर यू विल फाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो भाई डक्ट ग्लैंड्स में यहाँ पे ये सिक्रीट ही तो करेगा, जब ग्लैंड की डक्ट में प्रेजेंट है तो ये सिक्रीट करेगा, सिक्रीशन का काम करेगा, है ना, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। मैंने आपको बता दिया ये माइक्रोविलाई है। अब हम आते हैं कॉलमनर एपिथेलियम के पास। लंबे लंबे टॉल और सिलेंडर जैसे सेल्स हैं, लेयर ऑफ टॉल slender cells, their nuclei are located at the base पे located है इनका nuclei। free surface may have microvilli, तो खाली जो surface है वहाँ पे microvilli हो सकती है। they are found, अब भाई लंबे लंबे cells हैं तो ये मिलेंगे आपको स्टमक की लाइनिंग में या इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, ओके। स्टमक, यहाँ पे ये लंबे लंबे सेल्स मिलेंगे स्टमक की लाइनिंग में, और दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। लंबे लंबे सेल्स यहाँ पे, तो इनके पास जो विलाई है, विलाई के पास क्या है, जो ये सेल्स हैं ये ब्रश बॉर्डर है, ओके, कैसे हैं, ब्रश बॉर्डर ऐसे। सो देयर मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका भी मेन काम वही है जो इनका है क्यूबॉइडल सेल्स का, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ये किडनी में और सॉरी किडनी कह रही स्टमक में, यहाँ पे ये ग्लैंडुलर बन हो रहे हैं ना, ग्लैंड बन रहे हैं ना, गोबलेट से वाली मैंने बात किया, तो सिक्रीट कर रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खाना एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काम हो गया इनका। अब बात करते हैं सीलिएटेड। अब ये जो सेल्स है ये मॉडिफाई हुए, मैंने बताया था सीलिया, अगर ये सीलिएट लोग ऐसे ऐसे सीलिया लग गया। अब सीलिया कैन मूव, तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कहाँ होंगे, जब सीलिया आ गया तो ये कहाँ होंगे, दे आर मेनली प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक योर ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, यहाँ मिलेंगे, या आपकी फैलोपियन ट्यूब, जो फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होती है ना, ये ओवरी है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ओके। तो दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। सो इफ द कॉलमनर ऑफ क्यूबोइडल सेल्स बेयर सीलिया, अगर उनके पास सीलिया है
on their free surface. Let us erase first of all. So अगर इनकी free surface पे क्या है, सीलिया है, तो हम इनको बोलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम. ओके, अगर कॉलमनर सेल्स के पास सीलिया है तो कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल सेल्स के पास सीलिया है तो क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम, राइट. And they may be present in the inner surface of all organs like bronchioles and fallopian tube. This is important. तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो पहले हम आते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम. ये पतले पतले सेल्स हैं, ये मिलेंगे जहां डिफ्यूजन हो रहा है. कहाँ डिफ्यूजन हो रहा है? आपके ब्लड वेसल्स, है ना, आपके ब्लड के वेसल से डिफ्यूजन होता है और आपकी एल्वियोलाई से डिफ्यूजन होता है. ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे मिलेंगे. फिर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जरूरी नहीं है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बोमेस कैप्सूल में मिलेंगे. ठीक है, ये हो गया आपके स्क्वैमस. स्क्वैमस के बाद हम आते हैं क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल कहाँ मिलेंगे? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. सो बहुत सारे डक्ट्स में मिलेंगे, ग्लैंड्स की डक्ट्स में मिलेंगे, एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. ये हमने बनाया था नेफ्रॉन का पीसीटी, लुकोफैनले एंड डीसीटी, है ना. तो यहाँ पे मिलेंगे आपको, राइट. फिर आते हैं कॉलमनर एपिथेलियम की. ये मिलेंगे आपको इंटेस्टाइन में और आपकी स्टमक की लाइनिंग में. पूरी लाइन जो बना रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर से लेयर बना रहे हैं, लाइन मतलब लेयर बना रहे हैं, वो इन्हीं सेल्स की है. ठीक है, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम की. सो सीलेटेड क्लियर हो गया. ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब गिवन इन योर एनसीईआरटी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. कहाँ मिलेंगे? आगे बढ़ते हैं. एक और है, चलो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में आपको बताती हूँ. अभी स्यूडो मतलब होता है PSEUDO, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड, देखो स्यूडो मतलब होता है झूठा, फॉल्स, है ना. तो ये स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स, झूठी लेयर्स, मतलब ऐसा लगता है लेयर्स है लेकिन वो है नहीं. स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब यही हुआ, झूठी लेयर्स नहीं है. क्यों नहीं है भाई? कोई सेल लंबे हैं फिर छोटे, फिर कोई सेल लंबे हैं, इस तरीके से फंसा हुआ है, ये लंबा, ये छोटा, ये छोटा, फिर ये लंबा. इस तरीके से छोटे लंबे सेल्स आपको ऐसा लगेगा जब आप इनका सेक्शन काट के देखोगे कि बहुत सारी लेयर्स हैं क्या, पर नहीं, नहीं. सारे सेल्स किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर. भाई छोटे हो चाहे बड़े हो, सब एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं. तो दे आर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एंड दे यू विल दिस टाइप ऑफ epithelial cells you will found in your respiratory tract. ठीक है, इनके ऊपर भी सीलिया हो सकते हैं. so that's why I said they are found in your respiratory tract. जो लंबे लंबे सेल्स है ना, उनके ऊपर सीलिया है. so they are found in your respiratory tract so that they can remove the mucus out. आपका जो म्यूकस बनता है, ऐसे करते हैं ना, म्यूकस निकालते हैं, so that can come out with the help of the cilia. cilia आपके म्यूकस को बाहर ले आता है ना. अभी मैंने फैलोपियन ट्यूब की बात करी थी. भाई फैलोपियन ट्यूब में, एक मिनट, जस्ट लेट मी ड्रॉ, कि भाई यहाँ से एग आया, एग यहाँ पे आ गया. भाई एग के पास यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई पैर नहीं है. स्पर्म के पास तो टेल होती है, स्पर्म कैन मूव, बट एग कैन नॉट. सो हियर देयर यू विल फाउंड सीलिएटेड एपिथेलियम. यहाँ पे सीलियां हैं जो उसको मार मार के प्रोपेल कर करके दे विल ब्रिंग द एग फर्दर फॉरवर्ड, आगे लेके आएंगे, है ना. Is it clear? So this is the main role of cilia. So these all are the pictures of your NCERT. पहली पिक्चर दी हुई है flattened cell जिसे बोलते हैं squamous epithelium, then cuboidal, then columnar, है ना. and columnar cells के ऊपर ये आपके cilia दिखाई दे रही है. ये आपके लंबे लंबे सेल्स हैं, columnar cells होते हैं, ये ट्यूब जैसे सेल्स हैं, है ना. और ये आपके फ्लैट सेल्स हैं, चिपके हुए, पिचके हुए पतले सेल्स हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो एग बनेगा, भाई एग यहाँ तक कैसे आएगा? यहाँ पे आपके सीलिएटेड एपिथेलियम है. ओके, यहाँ पे दोनों साइड होगी भी, एक साइड नहीं, दोनों साइड. इज इट क्लियर? सेम हियर in the bronchial tubules also you will found what? You will found such cells which are having cilia so that the mucus can come out. और आपको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड अभी मैंने एपिथेलियम बताया था, वो आपके ट्रैकिया में आपको मिलेगा, जिसके पास क्या है? सीलिया है. सीलिया होंगे तभी तो म्यूकस बाहर आएगा, राइट. अब कुछ मैंने बताया कि कुछ सेल्स जो है मॉडिफाई होकर ग्लैंड्स बना रहे हैं, तो उनको बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम.
ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, है ना। ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टीसेलुलर है। तो यहाँ पे मल्टी सेल्स 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस मेनी सेल्स आर देयर। यहाँ पे ये आपकी एक ही सेल है बेचारी, यूनिसेलुलर, है ना। ये गोबलेट सेल है, ये गोबलेट शेप होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी गोबलेट सेल। सो सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्रीट कर रहे हैं, इसलिए इनका जो रोल है सिक्रीशन में है। मैंने बताया था कॉलमनर और क्यूबॉइडल दोनों ही सिक्रीशन में हेल्प कर रही है। They are of two types: unicellular, consisting of isolated granular cells, goblet cells of alimentary canal. So goblet cells you will find in your alimentary canal, in your stomach, in your intestine, you will find the goblet cells, and they are secreting mucus. And multicellular, consisting of cluster of cells. तो यहाँ पे बहुत सारे cluster of cells हैं. These cells you will find in your salivary glands. Okay? तो ये आपकी जो है columnar और cuboidal cells ही हैं जो स्पेशलाइज हो गई हैं ग्लैंड्स का काम करने के लिए। Okay, they are becoming glandular now. Gland का काम कर रही हैं. They are secreting something. Okay. So on the basis of the mode of pouring their secretion, glands are divided into two categories: exocrine and endocrine gland. ये चैप्टर पूरा का पूरा मैंने बनाया हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला, ठीक है। और इसमें क्या है, केवल डिफरेंस आप देख लीजिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा, एक्सो, एक्सो मतलब समझो एग्जिट, एग्जिट निकलने के लिए, निकलने के लिए रास्ता है ना। रास्ता है तो ये पतली सी ट्यूब समझ लीजिए, रास्ता है तो ट्यूब है ना। एंडो में कोई ट्यूब नहीं है। यहाँ पे एक्सोक्राइन में क्या है, ट्यूब है, क्या है, ट्यूब है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये अपना जो सिक्रीशन पोर कर रहे हैं वो डक्ट के थ्रू कर रहे हैं। ओके, आपके यहाँ पे जो है स्वेट होता है और आपके यहाँ पे जो क्या कहते हैं ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, है ना, सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये सब क्या है, डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं। इनके पास डक्ट है ना। उनका सिक्रीशन निकालने के लिए डक्ट होती है, छोटी सी रास्ता है निकालने के लिए अपना सिक्रीशन। तो भाई अब देखो पेंक्रियास तो हीट्रोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडो में भी आता है, एक्सो में भी आता है। ये पूरा चैप्टर आप दोबारा मेरा वीडियो देख सकते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट क्या करते हैं, देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन नहीं सिक्रीट करते, बस ये याद रखिए, हार्मोन नहीं सिक्रीट करते। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, अरे जो भी सिक्रीशन हो रहा है बिसाइड हार्मोन, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, ईयर वैक्स सिक्रीट होती है, ऑयल सिक्रीट होता है, स्वेट सिक्रीट होता है, मिल्क आता है, और एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, भाई सारी की सारी एंजाइम्स, और जितने भी सेल के प्रोडक्ट हैं। हार्मोन छोड़ दो, हार्मोन्स को छोड़ दो, ठीक है। हार्मोन्स आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, सॉरी, हाँ, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपके क्या सिक्रीट करते हैं, ये सब बाकी सब चीजें, हार्मोन्स को छोड़ दो, वो सब एक्सोक्राइन में आ गए। इज इट क्लियर? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, रिमेंबर दिस। तो भाई एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन कहाँ डाल रहे हैं, they pour their secretion directly in the blood। ये सपोज ये सेल्स है जो एंडोक्राइन है, ये अपना सिक्रीशन निकालेंगे और सिक्रीशन चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड लेके चला जाएगा टारगेट ऑर्गन के पास। सपोज किडनी को जरूरत है या फिर हार्ट को जरूरत है पंप करने के लिए, तो भाई ये अपना सिक्रीशन निकालेगा और पहुंचा देगा टारगेट ऑर्गन के पास जहां ले जाना है। और टारगेट ऑर्गन के पास ही जाएगा, वो जाएगा तो जब सपोज किडनी के पास भी चला गया, लेकिन किडनी उसे यूज नहीं करेगी, हार्ट ही यूज करेगा, क्योंकि हार्ट के पास वो रिसेप्टर होते हैं। हार्ट इज हैविंग दैट सर्टेन रिसेप्टर, प्रोटीन के बने हुए रिसेप्टर्स हैं जो उसको रिसीव कर लेंगे हार्मोन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम, यानी कि जो बहुत सारी लेयर से बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स मिलेंगी आपको, और नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलती है। तो भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन के टच में केवल नीचे वाले सेल हैं, ऊपर वाले नहीं हैं, ऊपर वाले नहीं हैं, राइट। अब भाई कंपाउंड एपिथेलियम देखो, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है। तो आपके नेल्स वगैरह केराटिन से तो बने हुए हैं। तो भाई ये जो आपकी स्किन है,
स्किन बहुत सारी लेयर्स की बनी हुई है ना। यहाँ पे जो है कौन सा एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम है, बहुत सारी लेयर्स हैं, आप ये देख सकते हैं बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है। अब ये जो बाहर वाली जो लेयर है वो जो होती है उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, उसके सेल्स डेड होते हैं, ओके। जो बाहर की लेयर है वो डेड होती है, राइट, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता उनके सेल्स में। एंड दे आर हैविंग केराटिन, केराटिन होता है उनके पास, राइट, दे आर हैविंग केराटिन, सो दे प्रोटेक्ट अस, right, and it is impervious to water. Is that clear? It is impervious to water. So compound epithelium is made up of more than one layer, that is multi-layer of cells, and thus has limited role. इनका limited role है in secretion and absorption. पहले बता दिया, बहुत कम रोल है secretion और absorption में। किसमें सबसे ज्यादा है? Protection में। प्रोटेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं ये, केमिकल से या मैकेनिकल स्ट्रेस से, केमिकल से, कोई भी केमिकल से या वो मैकेनिकल स्ट्रेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, तो हमारी जो ड्राई सरफेस है स्किन की, यहाँ पे एक केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम है, ये समझ लीजिए आपको, है ना, समझ गए, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है कंपाउंड वाला, कंपाउंड। नॉन केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम आपको मिलेगा बक्कल कैविटी, यहाँ पे आपको देखा लिक्विड लिक्विड सा रहता है, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, बक्कल कैविटी के नीचे आ गया आपका फेरिंग्स, then inner lining of duct of salivary glands and pancreatic ducts, ये भी आपको याद रखना है भाई, salivary glands की duct और pancreatic duct में आपको compound epithelium मिलता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये दो चीजें नहीं याद रहती है, salivary gland की duct और pancreatic duct में कौन सा एपिथेलियम है, compound epithelium, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की इमेज है, कंपाउंड एपिथेलियम है, मल्टी लेयर सेल्स हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, पांचवी लेयर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब आते हैं जंक्शंस। भाई जो सेल है, सेल सेल से जुड़ी होती है, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। अब ये जो सेल है आपस में जुड़ी हुई है, राइट। अब ये किस किस से जुड़ी हुई है, यहाँ पे आपको 3 जंक्शंस मिलेंगे, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडहेरिंग जंक्शन। इसके अलावा डेस्मोसोम्स भी होते हैं, इंटरडिजिटेशंस भी होते हैं, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। आपके एनसीईआरटी में टाइट, गैप और एडहेरिंग जंक्शन दिए हैं, तो उन्हीं पे फोकस करिए। थोड़ा मैं डेस्मोसोम के बारे में भी आपको बता देती हूँ। टाइट जंक्शन मतलब ये सेल्स इतने टाइटली पैक्ड है, एक्टिन फिलामेंट से इतने कस के जुड़े हुए होते हैं कि यहाँ से कुछ भी लीक नहीं होगा, कैन नॉट लीक एनीथिंग, एनीथिंग कैन नॉट लीक, कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन जैसे ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, यहाँ पे ये 2 प्रोटीन के गेट लगे हुए हैं, ठीक है, ये गेट है। अब गैप है ना, गैप नाम से समझ में आ रहा है गैप है, तो यहाँ से कुछ मटेरियल, छोटे मोटे आयंस यहाँ चले गए, यहाँ से जहाँ जरूरत है तो इसके पास चले गए। भाई आदान प्रदान होता रहता है, तुझे जरूरत है मैं तुझे दे देता हूँ, मुझे जरूरत है तू मुझे दे दे। तो कुछ छोटी चीजें ज्यादा पास आउट होती है, बड़ी बड़ी चीजें कुछ बड़े जो मॉलिक्यूल्स है वो कम पास होते हैं, लेकिन हाँ होते हैं, है ना। एडहेरिंग जंक्शन क्या होता है, एडहेरिंग का मतलब भी होता है चिपकना, है ना। एडेसिव सुना है, एडेसिव वर्ड का मतलब भी होता है चिपकना। तो भाई ये एक सेल दूसरी सेल से चिपकी हुई है, तो ये यहाँ से चिपकी हुई है, ये यहाँ से चिपकी हुई है, किससे, एडहेरिंग जंक्शन से, राइट। अब आते हैं डेस्मोसोम। डेस्मोसोम एक्चुअली दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये आपको दिख रहा है, ये एक डेस्मोसोम है, ये दूसरा डेस्मोसोम है। भाई दोनों सेल के डेस्मो, ये इस सेल का है, इस सेल का है, डेस्मोसोम्स है, ठीक है। अब हेमी डेस्मोसोम, एक ही डेस्मोसोम आप देख रहे हो, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ रहा है, ओके, तो ये सेल को जोड़ रहे हैं, राइट। जस्ट लेट मी चेक। So now let us see the definition which are given in your NCERT. Yeah. So tight junction help to stop substances from leaking across the tissue. Okay. तो सेल टाइट जंक्शन जो होते हैं वो सेल को इतने कस के जोड़ते हैं कि कोई भी चीज यहाँ से बाहर लीक नहीं हो सकती है।
Adhering junction perform cementing to keep neighboring cells together. भाई adhering है तो cementing का काम कर रहे हैं, सीमेंट की तरह ईंटों को जोड़ते हो जैसे कि ऐसी सेल को ये जोड़ती है, ठीक है। फिर आप क्या करें, गैप जंक्शन। मैंने बताया गैप जंक्शन क्या है, प्रोटीन के गेट लगा दो, दरवाजे, यहाँ से यहाँ सामान जा सकता है, यहाँ से यहाँ सामान जा सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है कनेक्ट हो रखा है फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड sometimes big molecules. I hope this is clear to you. So this is all about हाँ, ट्रांजिशनल एपिथेलियम मैंने बता दिया आपको। ट्रांजिशनल एपिथेलियम मैंने बताया था ना कि इसके सेल्स की जो शेप होती है लंबे लंबे क्यूबॉइडल जैसे शेप्स होती है, लेकिन जब जो है क्या, जब उसमें यूरिन बढ़ता जाता है तो वो लंबे लंबे हो जाते हैं, है ना, लंबे लंबे मतलब स्क्वैमस जैसे शेप के हो जाते हैं। So you can see this is your urinary bladder, right? और यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती है ना उनको डिट्रूजर मसल्स बोलते हैं, डिट्रूजर मसल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब आपका क्या रह गया, इस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मैंने आपको बता ही दिया है, मैंने बता दिया आपको। ये आपके यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मिलेगा, आप देख सकते हैं ये छोटी सेल है, ये बड़ी सेल है, फिर ये छोटी सी सेल दिख रही है, फिर ये बड़ी सी सेल दिख रही है ना, ये बड़ी सी सेल दिख रही है, फिर ये छोटी सी सेल है। तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारी लेयर है एक्चुअली, है ना, इसलिए स्यूडो मतलब झूठा यानी कि फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स, फॉल्स लेयर है नहीं लेयर, लगेंगी लेयर, ठीक है। और इनके पास सीलिया भी दिख रहे हैं आपको, ये सीलेटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, दिख रखा है नाम भी, है ना। तो भाई यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दिखा रखा है, इससे क्या होता है म्यूकस आपका बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। वेरी क्लियर विद दिस टॉपिक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो आज ये टॉपिक खत्म होता है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट दी अपडेट्स।